हिस्ट्री चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है हुमायूं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम आप लोगों को जो अभी डीडी का एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे। इसके अलावा और सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूजीसी हो गया, नेट यूजीसी का नेट हो गया, है ना। ये तमाम सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जो है हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में जो है हम लोग जो है आज देखेंगे हुमायूं के चरित्र को, है ना। तो आपको पता है कि 26 दिसंबर क्या डेट है ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या होता है, बाबर का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, बाबर का मृत्यु हो जाता है। बाबर कौन था, बाबर के क्या योगदान थे, इसको हम इसके पहले वीडियो में बाबर के बारे में बता चुके हैं। अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे ही फोकस किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि 26 दिसंबर 1530 को क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के ठीक 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, 4 डेज एगो, 4 दिन के बाद जो है क्या होता है, हुमायूं जो है वह मुगल बादशाह बनता है। यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को यह हिंदुस्तान के तख्त पर बैठता है। कौन, हुमायूं। यह तख्त पर तो बैठता है, लेकिन यह तख्त जो है विरासत में उसको कांटों से भरा हुआ मिला है। कहने का तात्पर्य यही है कि मुगल साम्राज्य, जो मुगल डायनेस्टी है, जो मुगल वंश है, वो अभी स्थापित हुआ है, अभी तुरंत स्थापित हुआ है। आप देख रहे हो कि 26 दिसंबर 1530 को अफगानों को पराजित करके, किसको, अफगानों को पराजित करके जो बाबर है वह मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये अफगान जो है वह चाहते हैं कि हम सत्ता को छीन लें। अभी हुमायूं जो है, बाबर जो है साम्राज्य को अभी अस्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया था। तब तक बाबर की क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और ऐसे में हुमायूं के ही कुछ वफादार सरदार थे, वह नहीं चाहते थे कि हुमायूं जो है शासन को प्राप्त करे। उनको लगता था कि हुमायूं जो है व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाएगा। ऐसे में मेहदी ख्वाजा को जो है वह अगला शासक बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में हुमायूं जो है अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करता है। और जब अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करता है तो इसको शासक के रूप में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को यह हिंदुस्तान के तख्त पर बैठता है। अगर हुमायूं के शासन की बात करें तो इसका शासनकाल जो है 1530 में प्रारंभ होता है और 1556 ईस्वी में जाके इसका शासनकाल क्या हो जाता है, सरकरा। बाबर के कुल कितने पुत्र थे, बाबर के कुल कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। पहले नंबर पे कौन थे, हुमायूं। क्या नाम था इसका, हुमायूं। हुमायूं के बाद से जो है, हुमायूं के बाद से जो दूसरा पुत्र था बाबर का, उसका नाम क्या था, कामरान। कामरान के बाद जो तीसरा पुत्र था उसका नाम क्या था, अस्करी। क्या नाम था, अस्करी। और सबसे छोटा जो था उसका नाम क्या था, हिंदाल। क्या नाम था, हिंदाल। ठीक है। बाबर के कुल 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा कौन था, हुमायूं, उसके बाद से कामरान, फिर अस्करी और फिर हिंदाल। बाबर ने निर्देश दिया था, बाबर जो है वह निर्देश दिया था किसको, अपने बड़े पुत्र को, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उनको निर्देश दिया कि आप अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर देना। बाबर जीते जी जो है बता जाता है कि किसको क्या देना है। जैसे भी हुमायूं क्या करता है, जब जैसे दिल्ली के तख्त पर बैठता है तो अपने साम्राज्य का क्या करता है, विभाजन कर देता है। और जो कामरान है, कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र देता है। कामरान क्या देता है, काबुल प्लस कांधार का क्षेत्र जो है, काबुल प्लस कांधार का क्षेत्र किसको देता है, कामरान को देता है। ठीक है। काबुल प्लस हुमायूं का जो छोटा भाई है कामरान, उसको काबुल और कांधार का क्षेत्र, जो बाबर के द्वारा विजित क्षेत्र है, काबुल और कांधार किसको दे देता है, कामरान को दे देता है। इसके अलावा जो है, जो अस्करी है, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे देता है। क्या दे देता है, संभल का क्षेत्र किसको देता है, अस्करी को देता है। और जो सबसे छोटा है हिंदाल, हिंदाल को क्या करता है, अलवर का क्षेत्र, कहाँ का, अलवर का क्षेत्र जो है, अलवर का क्षेत्र जो है किसको दे देता है, हिंदाल। आप देख रहे हो कि अपने विजित क्षेत्रों में से काबुल और कांधार जो है कामरान को
हिंदाल को दे देता है। इसके अलावा हुमायूं का एक चचेरा भाई था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सुलेमान मिर्जा। क्या नाम था? सुलेमान मिर्जा। देखिए यहाँ पे क्या नाम था? सुलेमान मिर्जा। ये कौन था? ये हुमायूं का छोटा भाई था। और इसको क्या करता है हुमायूं जो है बदखशा की जागीर दे देता है। किसकी दे देता है? बदखशा की जो जागीर है वो किसको दे देता है? अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे देता है। इस तरह से आप क्या देख रहे हो? ये सब कौन है? ये सब के सब कौन है? हुमायूं के पटीदार हैं। पटीदार समझते हो ना? अब क्या होगा जब अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देगा तो कल अब यही इसकी पर अटैक कर देंगे। अब यही नहीं चाहेंगे कि यह दिल्ली का या हिंदुस्तान का या दिल्ली का शासक रहे। कौन? वही बाहरी तो जो समस्या है राजपूत हैं, अफगान हैं, है ना, बहादुर शाह है, ये सब के सब समस्या बने हुए हैं इससे। शेर खां है, ये बहुत बड़ी समस्या है हुमायूं के लिए। लेकिन इन समस्याओं के होते होते इनके भाई भी ये बहुत बड़े समस्या हैं। और कहा जाता है ना घर का भेदी लंका ढाया। बात है समझ में ना? तो आप क्या देख रहे हो कि अपने भाइयों के साम्राज्य का विभाजन कर देता है। इसके अलावा जो इसके विरोधी थे वो कौन थे? बहादुर शाह था। बहादुर शाह गुजरात का शासक था या हुमायूं का बहुत बड़ा विरोधी था। इसके अलावा शेर खां था जो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात शेर शाह सूरी की उपाधि को धारण करता है ना। ये वही अफगान है जो कसम खाया होता है एक दिन अगर मेरे भाग्य ने मेरा सहयोग किया और मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ रहा तो इन मुगलों को मैं भारत से बाहर, भारत की धरती से खदेड़ के रहूँगा। कौन कहता है? यही शेर शाह कहता है। शेर खां जो है या शेर शाह जो है इसके बारे में बाबर हुमायूं को आगाह भी करता है कि इससे सतर्क रहना, है ना। लेकिन हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं थीं और विरासत में जो उसकी कठिनाइयाँ मिली थी, ये सारी समस्याएं मिलकर क्या कर दी? उसको हिंदुस्तान का साम्राज्य खोने पर मजबूर कर दी, है ना। तो आप क्या देखेंगे जो समस्याएं हैं, जैसे जो इसके मंत्री थे निजामुद्दीन, क्या नाम था? निजामुद्दीन अली खलीफा। यह नहीं चाहता था कि बाबर, अब देखो इसी का बहनोई, इसी का मंत्री ये नहीं चाहता है कि बाबा हुमायूं जो है सत्ता को प्राप्त करे। ये उसके बहनोई मेहदी ख्वाजा को जो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान का बादशाह बने, है ना। बादशाह शब्द जो है, बादशाह शब्द का प्रचलन भारत में कौन करता है? मुगल करते हैं। मुगलों से पहले जो यहाँ पे शासक होते थे उनको सुल्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 21 अप्रैल 1526 पानीपत के पहले युद्ध में अफगानों को पराजित करने के बाद बाबर क्या करता है? यहाँ पे बादशाह बनता है और बादशाह से की उपाधि का धारण करता है 1507 ईस्वी को ही धारण कर लेता है। बात समझ में आई? बाबर के बारे में बता चुके हैं कि बाबर चूंकि वहाँ पे जो कंडीशन था फरगना के क्षेत्र में, वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहा था उज्बेकों की वजह से। वह लगातार जो है दक्षिण एशिया की तरफ पलायन करता है। ऐसे में भारत उसको एक द्वीप की तरह से दिखता है। और ऐसे में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और राजपूत शासक राणा संगा के द्वारा निमंत्रण मिलता है और भारत जो है बाबर की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, खैर हम अब लोग क्या देखेंगे? हुमायूं के अभियान के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? हुमायूं के अभियान के बारे में देखेंगे। हुमायूं के क्या क्या अभियान थे? तो अभियान के क्रम में जो है हुमायूं का जो पहला अभियान है वो कब होता है? 1531 ईस्वी में होता है। कब होता है? हुमायूं का पहला अभियान कब होता है? 1521 ईस्वी में होता है। कालिंगर का शासक है प्रताप रुद्र देव। क्या नाम है उसका? प्रताप रुद्र देव। और अपने पहले अभियान में ही हुमायूं को क्या होता है? मात खाना पड़ता है। इससे राजपूत शासक प्रताप रुद्र देव से कब होता है? क्या 1531 ईस्वी में क्या होता है? कालिंगर का अभियान करता है। 1532 के समय को थोड़ा ठीक से याद रखिएगा। इस 1532 में कई काम होते हैं। जैसे 1532 में आप देखो तो दोहरिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोहरिया का युद्ध होता है। और दोहरिया का युद्ध भी कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं करता है। अफगान नेता महमूद लोधी। कौन? महमूद लोधी, जो कहीं न कहीं इन मुगलों से बहुत परेशान है। महमूद लोधी जो है दोहरिया के युद्ध में
इसको भी बाबर क्या करता है, हुमायूं जो है पराजित कर देता है दोहरिया के युद्ध में। उसके बाद से क्या देखते हो कि 1532 में ही शेर खां जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। ऐसे में हुमायूं क्या करता है, चुनार का घेरा डालता है। वो भी कब, 1532 में ही घेरा डाल देता है, चुनार का घेरा डालता है। और चुनार के घेरे पे बहुत दिनों तक मशक्कत करने के बाद भी इसको जब सफलता नहीं मिलती है तो कूटनीति के द्वारा जो है सफल होता है। अंत में जो है शेर खां अपने पुत्र को, हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करता है और उसकी सेना में सम्मिलित होता है। हुमायूं का ध्यान भटका देता है और अभी हुमायूं जो है शेर खां से निपट रहा है कि तब तक गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है वह जो है आतंक मचाए हुए है। और वो भी क्या करता है, 1532 में क्या करता है, रायसीन पर अधिकार कर लेता है। किस पर, रायसीन पर अधिकार कर लेता है ना। रायसीन पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, रायसीन विजय कर लेता है। और राणा सांगा जैसे व्यक्ति को, मेवाड़ के शासक राणा सांगा जैसे व्यक्ति को संधि के लिए विवश कर देता है। ऐसे में हुमायूं को लगता है कि इसको भी रोकना अब बहुत जरूरी है। और वह क्या करता है, हुमायूं क्या करता है, गुजरात का अभियान करता है। समय कब है, 1535-36 का समय कब का है, 1535-36 में क्या करता है, हुमायूं क्या करता है, गुजरात का अभियान करता है। गुजरात जाता है तो बहादुर शाह जो है पराजित होता है और भाग जाता है। ऐसे में जब बहादुर शाह भागता है तो ये क्या करता है, बहादुर शाह जब भागता है तो यह मांडू और चंपानेर, क्या बोलेंगे, मांडू और चंपानेर के किलों पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। आप देख रहे हो ना, जैसे वो नहीं होते हैं कोई, जैसे एक से तुम लड़ो तो दूसरा तुमको घूपे, उससे लड़ जाओ बस तीसरा घूप दे, है ना। तो हुमायूं के साथ यही था। इसके भाई तो समस्या थे ही थे, वो लोग तो समस्या, ये तो समस्या थे ही थे, इनके भाई भी समस्या बन गए थे साथ में। अभी आप क्या देख रहे हो कि यह जो है दोहरिया पे करते हैं, तब तक बहादुर शाह क्या करता है, रायसीन विजय कर लेता है, मेवाड़ के राजा को संधि करने के लिए विवश कर देता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, रूमी खां। क्या नाम है इसका, रूमी खां, याद रखिएगा। रूमी खां जो है ये कहाँ का है, टर्की का है। कहाँ का है, टर्की देश का है। और इसको अपना तोपखाने का अध्यक्ष बनाया है, तोपची है बहादुर शाह का। इस तरह से इस सेना को अपने बड़ा मजबूत किए हुए हैं। और जब ये सारी सूचना हुमायूं को मिलती है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करता है, 1535-36 में क्या करता है, गुजरात का अभियान करता है। गुजरात के अभियान में जो वहाँ का शासक है बहादुर शाह वो भाग जाता है और यह क्या करता है, मांडू और चंपानेर के किलों पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अभी ये गुजरात की तरफ है, तब तक इधर शेर शाह जो है क्या करता है, 1534 में क्या करता है, सूरजगढ़, और 1536 में बंगाल का विजय कर लेता है। अब देखिए ये अभी इधर ही है, तब तक शेर खां इधर कमाल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वह 1534 में, कब, 1534 में क्या करता है, सूरजगढ़ पर विजय करता है। किस पर, सूरजगढ़ पर विजय करता है, सूरजगढ़ का विजय करता है। और 1536 में जो है क्या करता है, बंगाल का अभियान करता है, बंगाल को विजय कर देता है, बंगाल जीत लेता है, बंगाल पर अधिकार कर लेता है। कौन, शेर खां। क्या नाम है उसका, शेर खां। जब शेर खां, इसका नाम कैसे पढ़ा है, जब आपको शेर खां पढ़ाएंगे, शेर शाह का चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि सूरजगढ़ का विजय करता है, फिर बंगाल का विजय कर लेता है। और जैसे ये सूचना हुमायूं की मिलती है, फिर गुजरात से छोड़कर क्या करता है, बंगाल की तरफ अभियान करता है। और ये समय कब आता है, 1538 में, 15 अगस्त 1538 ईस्वी को क्या करता है, ये क्या करता है, बंगाल का अभियान करता है। और बंगाल में एक जगह है मांडू, क्या नाम है इसका, मांडू। जब मांडू पहुंचता है तो चारों तरफ लाशों का ढेर देखता है, चारों तरफ लाशों का ढेर देखता है, कत्लेआम देखता है। मांडू को पुनः निर्माण का आज्ञा देता है, उसको पुनः बसाने की अनुमति देता है और उसका नाम क्या रखता है, जनताबाद। क्या नाम रखता है, मांडू का नया नाम दे देता है जनताबाद, जनताबाद। मांडू का एक नया नाम दे देता है जनताबाद। इस तरह से जब यह वहाँ से वापस रिटर्न होता है, वहाँ से मांडू से, बंगाल से जब ये रिटर्न होता है, तभी रास्ते में बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर नामक स्थान के निकट चौसा नामक स्थान पर शेर खां और हुमायूं में क्या हो जाता है, भिड़ंत हो जाता है। और यह भिड़ंत जो होता है वो कब होता है,
29 जून 1539 ईस्वी को होता है। कब होता है? 29 जून 1539 ईस्वी को होता है चौसा का युद्ध। और इसी युद्ध में क्या होता है? हुमायूं पराजित होता है और पराजित होने के बाद से जो है अपनी जान जो है बचाने के लिए घोड़े से क्या करता है? गंगा नदी में कूद जाता है। वहाँ पर एक भिश्ती जो है, भिश्ती की मदद से ये अपने जीवन को बचा पाता है और उसे वादा करता है कि जब मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा तो तुमको जो है एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊंगा, है ना। और यही निजाम भिश्ती जो था वह भारत में चमड़े का सिक्का चलाया था। किसका सिक्का चलाया था? चमड़े का सिक्का। खैर ये सब आगे की चीज़ें हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि चौसा का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक क्या महत्वपूर्ण है? चौसा का युद्ध। आपको बताएं कब हुआ था ये? 29 जून। कब हुआ था? 29 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1539 को क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चौसा कहाँ है? तो चौसा बिहार में था। बिहार के बक्सर जिले के नज़दीक एक क्षेत्र है, जगह है जिसका नाम चौसा है। और यही पर हुआ था शेर खां। इसमें शेर खां प्लस हुमायूं। इसमें हुमायूं में। और इस युद्ध में हुमायूं क्या होता है? पराजित होता है और अपने घोड़े के साथ किसमें कूद जाता है? गंगा नदी में कूद जाता है। वहाँ पर जो है एक भिश्ती की मदद से अपनी जान को बचाता है। इस युद्ध में विजित होने के बाद शेर खां जो है वो क्या करता है? शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। किसकी? शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। शेर खां किसकी उपाधि को धारण करता है? शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। और क्या करता है भाई? खुतबा पढ़वाता है, सिक्का ढलवाता है। क्या करवाता है? खुतबा पढ़वाता है। खुतबा पढ़वाता है और क्या करता है? अपने नाम के सिक्का को ढलवाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के पश्चात शेर खां जो है वह शेर शाह की उपाधि को धारण किया था? तो यह चौसा का युद्ध है। इसी में विजित होने के बाद अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का ढलवाया। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान के तख्त पर क्या करता है? शेर शाह अधिकार कर लेता है। लेकिन हुमायूं भी अपनी हार नहीं मानता है। एक बार पुनः वो अपने फौज को संगठित करता है और शेर शाह से युद्ध करने के लिए अपनी आखिरी दम को भरता है। इस तरह से और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको कन्नौज या बेलगाम के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। कन्नौज या बिलग्राम। क्या नाम है इसका? बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी युद्ध के बाद फाइनली रूप से भारत की सत्ता जो है वो अफगानों के हाथ में आ जाती है और मुगल जो है यहाँ से पलायन कर जाते हैं। हुमायूं जहाँ से आया था वहीं पे चले जाते हैं। मुगल जहाँ से आए थे हुमायूं वहीं पर चला जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध भी किसके बीच होगा? अरे वही शेर शाह और हुमायूं के बीच होगा। और इस युद्ध में पुनः क्या होता है? हुमायूं पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद उनको क्या होता है? भारत से पलायन करना पड़ता है। ठीक है। और इस क्रम में जो है अब भारत में क्या होता है? सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। और इसका संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। यहाँ पे अगर इसके शासन की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि 1540 की बात है। की बात है 1540। यहाँ पे आप देखो 1530 से 1540 मात्र 10 वर्ष तक शासन करते हैं मुगल्स। इसके बाद कंडीशन यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद कंडीशन यहाँ पे क्या बदल जाता है? और यहाँ से देखो अब यहाँ से 40 से लगभग 15 वर्षों तक भारत में किसका शासन रहता है? अफगानों का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? अफगानों का शासन रहता है। जैसे ही शेर शाह सूरी मर जाता है और अफगान कमजोर हो जाते हैं, हुमायूं एक बार पुनः भारत की भूमि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान की सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इस क्रम में जो है शेर शाह हुमायूं जो है पुनः जो है भारत को विजित करने का प्रयास करता है। और इस क्रम में आप देखें, ये नोट्स कर लिए आप लोग, है ना। तो फिर क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद से जो है हुमायूं जो है भारत को पुनः विजित करने का प्रयास करता है। और आपको पता है
कि शेरशाह की जो है मृत्यु हो जाती है 1545 में। और जैसे ही ये सूचना मिलती है हुमायूं की कि शेरशाह इस दुनिया में नहीं है, तो भारत को विजित करने का आस उसका जो है बढ़ जाता है। और इस क्रम में जो है पहला अभियान जो है 1545 में ही शेरशाह की मृत्यु होती है। और 1545 में ही हुमायूं क्या करता है, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है। किस पर? काबुल और कंधार पर क्या करता है शेरशाह, हुमायूं क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कब की बात है? 1545 की बात है। उसके बाद से इस विजय के बाद फिर 1554 में क्या करता है, 1554 में क्या करता है, पेशावर पर अधिकार कर लेता है। किस पर? पेशावर पर अधिकार कर लेता है। 1545 में काबुल कंधार पर, 1554 में पेशावर पर, और फरवरी 1555 में क्या करता है, फरवरी 1555 में क्या करता है, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। किस पर? लाहौर। अब देख रहे हो ना, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो रही है? 1545 में। हुमायूं भी हार मानने वाला नहीं था, वो लगातार प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हो कि जब 1540 में यहाँ पे पराजित हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हैं, ध्यान दीजिए, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका नाम क्या है? मीर बाबा। और इन्हीं की एक बेटी थी, है ना, इन्हीं की एक बेटी थी, उनका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा। इन्हीं की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। इनसे क्या करता है, 1541 में क्या करता है, हुमायूं निकाह कर लेता है। और इसी से आगे चलकर अकबर का जन्म होता है। कब? 1542 ईस्वी में। ठीक है, अकबर के जन्म के बाद ही हुमायूं के समय क्या होते हैं, बदलने लगते हैं। आप देखो 1545 में काबुल कंधार पर अधिकार करता है, 1554 में पेशावर पर, फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार करता है। और एक बहुत बड़ा युद्ध होता है मई 1555 में। क्या समय है? 15 मई। क्या डेट याद रखिएगा? 15 मई 1555 में। कब? 15 मई 1555 में क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इसका युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है, जो अफगान नेता है तातार खां, क्या नाम है इसका, तातार खां और नसीब खां, इनको पराजित करता है। तातार खां और नसीब खां को पराजित करने के बाद हुमायूं क्या करता है, पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेता है। बात समझ में आई? आप क्या देख रहे हो? पंजाब, पेशावर, लाहौर और फिर पंजाब पर अधिकार करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 15 मई 1555 को हुआ था। और इससे भी महत्वपूर्ण युद्ध एक और होने जा रहा है, उसको हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध कब होता है? 22 जून 1555 को होता है सरहिंद का युद्ध। किसका युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अफगान नेता जो थे सिकंदर सूर, अफगान नेता सिकंदर सूर क्या होते हैं? सिकंदर सूर जो है, सिकंदर सूर जो है क्या होता है, ये मार दिए जाते हैं। ठीक है, और इनको मारने के बाद वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। ठीक है, हुमायूं को क्या होता है, हिंदुस्तान का तख्त प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो ये अफगान थे, ये अफगान क्या हुए, अफगान जो थे ये पूरी तरह से क्या किए गए, कुचल दिए गए। अफगान अब कुचल दिए गए और एक तरह से मुगल पुनः जो है भारत की सत्ता को, हुमायूं जो है पुनः भारत के तख्त को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हुमायूं के सिंहासन पर जो है, दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं जो है 23 जुलाई 1555 को कब गद्दी पर बैठता है? जून, देखो जून के बाद क्या आता है, जुलाई। 23 जुलाई 1555 को क्या करता है, हिंदुस्तान के तख्त यानी कि दिल्ली में पुनः सिंहासन आरूढ़ होता है। और अभी ज़्यादा समय नहीं बीता होता है कि जनवरी 1556 का समय होता है। यह दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया था जिसको तीन पनाह के नाम से जानते हैं। इस
इसको पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक था हुमायूं को। ये ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। ये शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करता था। ज्योतिष में बड़ा विश्वास करता था, पढ़ने का बड़ा शौकीन था और अफीम का बड़ा सेवन करता था हुमायूं। ये इसकी बड़ी दुर्बलता भी थी, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जनवरी 1556 में दीपना के पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के पश्चात इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी पर लेनपून कहता है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हुमायूं के बारे में आपको बताया। आप एक बार और रिकॉल कर लीजिए। हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। उसके कुल 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। हुमायूं अपने पिताजी के निर्देशों के अनुसार, बाबर के अनुसार क्या करता है, अपने भाइयों में अपने साम्राज्य की विभाजन कर देता है, जो उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। उसके बाद से क्या देख रहे हो कि अभी जो नवोदित मुगल साम्राज्य था वह तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और इसके जो प्रबल शत्रु हैं अफगान, राजपूत, बहादुर शाह, शेर खान, ये सब के सब इसको चाह रहा है कि सत्ता से हटा के अधिकार कर लिया जाए। और ऐसे में सफल कौन होता है, शेर खान सफल होता है। 29 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद से लगभग हिंदुस्तान के साम्राज्य को अपने मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन हुमायूं एक बार फिर हिम्मत कसता है और 17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में पराजित होता है और भारत से इसको पलायन हो जाना पड़ता है। लेकिन पलायन होने के बाद भी हुमायूं कभी हार नहीं मानता है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में विजय करने के पश्चात एक बार पुनः हिंदुस्तान के तख्त को प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है और अपना राज्याभिषेक कराता है 23 जुलाई 1555 को। लेकिन समय जो है उसको छोड़ता नहीं है और ज़्यादा समय भी नहीं बीता होता है। मात्र 6 महीने तक सत्ता का ही भोग कर पाया था कि दीनबना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के पश्चात जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।